गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वैभव ऑनलाइन क्लासेस से दिलीप नारायण व्यास आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का छठा अध्याय केंद्र सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। लास्ट जो अपना टॉपिक था वो था प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नियुक्ति किस प्रकार से होती है, प्रधानमंत्री प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी है। आज अपन अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। बच्चों, मैंने आपको बताया था शासन की व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना और उन्हीं कानून को पूरे देश में एक समान रूप से लागू करने। कार्यपालिका का कार्य होता है और न्यायपालिका कार्य इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। न्यायपालिका का कार्य होता है कि जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाया, जो कार्यपालिका ने उस कानून को पूरे देश में लागू किया, उस कानून की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, संविधान का पुनर्विलोकन करना, पुनरावलोकन करना, संविधान को संरक्षण प्रदान करना, ये सारे महत्वपूर्ण कार्य न्यायपालिका के होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केंद्र की न्यायपालिका, मतलब उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का संगठन किस प्रकार से है, उनके संगठन की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर ब्लैक मार्कर से कुछ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इधर देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के गठन, मैंने इसमें पॉइंट्स लिखे, इन पॉइंटों के बारे में आपने डिस्क्राइब चर्चा करेंगे, इस पर आपको आपसे बातचीत करेंगे। तो पहला जो अपना पॉइंट है, न्यायाधीशों की संख्या। सुप्रीम कोर्ट के संगठन में पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो आता है न्यायाधीशों की संख्या। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या थी 7, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की प्रारंभिक व्यवस्था की गई थी। और मूल रूप से प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, उनके भत्ते, उनकी संख्या, उनके क्षेत्राधिकार, उनकी जो शर्तें वो संसद द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं। उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है, एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से या हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से किसी से भी परामर्श ले सकता है, जो राष्ट्रपति महोदय को उचित लगे उनके नियुक्ति के संबंध में। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, ये मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कानून के जानकार किसी से भी परामर्श ले सकता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, जो कि संख्या कितनी है मुख्य न्यायाधीश की, 1। बाकी के जो अन्य न्यायाधीश है, कितने, कौन, अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी बताई मैंने, 30। कितनी बताई, 30। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति स्वयं करता है अपने स्वविवेक से या किसी से सलाह लेकर के, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन किसकी सलाह से, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, किसकी सलाह से, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। लेकिन वर्तमान में ऐसा प्रचलन नहीं है, ये पहले था। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, बाकी के जो 30 अन्य न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति का ये जो पैटर्न है ये चेंज हो गया है। अब अन्य न्यायाधीश नियुक्ति किस प्रकार से होती है, इसको कहते हैं कॉलेजियम पद्धति। क्या कहते हैं इसको, कॉलेजियम पद्धति। कॉलेजियम पद्धति प्रारंभ करने का मूल कारण क्या था, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ने कर दी, बाकी के जो 30 अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में कई बार भाई भतीजावाद की समस्या सामने आ चुकी है कि मुख्य न्यायाधीश अन्य 30 न्यायाधीशों की जो सूची जो राष्ट्रपति को सौंपता है, उसमें ज्यादातर वो व्यक्ति होते थे जो उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रिलेटिव होते थे, सगे संबंधी होते थे, या जान पहचान के होते थे, या किस कोई भी थे। तो समय समय पर मुख्य न्यायाधीश पर इस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं कि भाई भतीजावाद हो रहा है। उसके पश्चात एक नई व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, जिसको कहते हैं अपन कॉलेजियम पद्धति। कॉलेजियम पद्धति के अंतर्गत क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ने कर दी, बाकी के जो 30 अन्य न्यायाधीश है इनके लिए एक नई व्यवस्था की गई है, जो कि कॉलेजियम पद्धति कहलाती है। अन्य न्यायाधीश नियुक्ति के लिए 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, कौन, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। ये कौन होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। कौन होते हैं, सेवानिवृत्त, रिटायरमेंट ले चुके होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। इसके अलावा स्वयं मुख्य न्यायाधीश, स्वयं मुख्य न्यायाधीश भी होता है इसमें शामिल, और 2 कानून के जानकार, विधिवेत्ता जिसको कहते हैं।
ये व्यक्ति मिलकर के चार वरिष्ठ न्यायाधीश सेवानिवृत्त, स्वयं मुख्य न्यायाधीश महोदय और 2 कानून के विधि के बहुत अच्छे जानकार, ये व्यक्ति मिलकर के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की सूची किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। फिर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये कॉलेजियम पद्धति कहलाती है। ओके, अब आगे चलते हैं कि न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। भारत के उच्चतम न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होता है तो उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? सबसे पहली योग्यता वह कम से कम भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज नहीं होने चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल बात है। जो मुख्य बात है वो है कि उच्च न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या है? वो भारत का नागरिक हो, उस पर किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज न हो, वो केंद्र सरकार राज्य सरकार में किसी भी पद पर लाभ के पद पर आसीन न हो। इसके अलावा वो किसी भी उच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट में, किसी भी हाईकोर्ट में या 2 से अधिक हाईकोर्ट में, किसी भी उच्च न्यायालय में या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। इसके अलावा वह 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का बहुत अच्छा ज्ञाता हो, कानून का बहुत अच्छा ज्ञाता हो राष्ट्रपति की दृष्टि से, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए उनकी योग्यता है। आगे चलते हैं महाभियोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, महाभियोग की प्रक्रिया ये है कि भारत के जो बड़े पद हैं, सम्मानित पद हैं, जैसे राष्ट्रपति है या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, इन्हें सामान्य विधि द्वारा पद से नहीं हटाया जाता, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बहुत ही बड़ा पद है। ऐसे इन पदों पर जो व्यक्ति नियुक्त होते हैं उनको सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से पद से नहीं हटाया जाता, उनको महाभियोग की प्रक्रिया से पद से हटाया जाता है। या तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश समय से पहले अपना त्याग पत्र दे दे तो वो स्वतः ही पद से मुक्त हो जाता है, या 65 वर्ष की आयु के पश्चात स्वतः ही वो पदभार से मुक्त हो जाता है, अथवा यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर किसी प्रकार का कदाचार या भ्रष्टाचार या गैर संवैधानिक कार्यों में लिप्त पाया जाता है तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले 14 दिन पूर्व लिखित में सूचना दी जाती है। जिस न्यायाधीश पर महाभियोग लाया जा रहा है उस न्यायाधीश को कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित में सूचना दी जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। जब एक सदन में महाभियोग बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस महाभियोग के प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है। जैसे लोकसभा में महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो बहुमत से पास हो गया, उसके पश्चात उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में अगर बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपने पद से मुक्त हो जाता है। ये महाभियोग की प्रक्रिया है। ओके, अगला है वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए प्रति माह और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को 90,000 रुपए प्रति माह। इसके अलावा उन्हें समस्त सुविधाएं, वेतन, भत्ते इत्यादि उन्हें प्रदान किए जाते हैं। ये भारत की संचित नीति में से दिए जाते हैं। अगला है उन्मुक्तियां। उन्मुक्तियां मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, चाहे मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश है, उनके द्वारा दिए गए कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला, उनकी कोई भी आलोचना नहीं कर सकता। उनके निर्णय, उनके फैसलों को आलोचनाओं से मुक्त रखा गया। यदि कोई भी भारत का नागरिक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के कार्यों की, उनके निर्णयों की आलोचना करता है तो उन्हें कानूनन अवमानना का दोषी पाया जाता है, उन्हें दंडित किया जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कोई भी निर्णय, उनके जो कार्य है, उनको आलोचना से मुक्त रखा गया है। अगला है न्यायालय का मुख्य स्थान। सुप्रीम कोर्ट, भारत का जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट वह कहां पर है? नई दिल्ली में। आर्टिकल 130 अनुच्छेद 130 ये कहता है भारत का जो मुख्यालय है, उच्चतम न्यायालय मुख्यालय कहां पर होगा? नई दिल्ली के अंदर होगा। 7 पॉइंट है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कुछ ऐसे कार्य है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए प्रतिबंधित किए गए हैं। वो कौन से कार्य? सेवानिवृत्त होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसी अधीनस्थ न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में भी बतौर अधिवक्ता कार्य नहीं कर सकते। समझ वाली बात?
कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे अन्य कोई भी हाई कोर्ट हो वहां पर बतौर अधिवक्ता कार्य नहीं कर सकता, ये इन पर प्रतिबंध होता है। अब प्रतिबंध क्यों होता है मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश है, वो किसी भी व्यक्ति का किसी भी पार्टी का केस लड़ रहा है और उसे उस पार्टी के केस में उसे हार मिली है और वो केस हार चुका है, तो उन पर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगते हैं। क्यों लगते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता होता है, विधिवेत्ता होता है। उसने बिना सोचे समझे यदि कोई केस लड़ा है बतौर अधिवक्ता और वो केस हार जाता है तो ये उसके कैपेबिलिटी पर प्रश्न मार्क लगता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात बतौर अधिवक्ता मुख्य न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में भी और अन्य हाई कोर्ट में भी बतौर अधिवक्ता कार्य नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, आज हमने उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ा है। उच्चतम न्यायालय का संगठन क्या है, उनके प्रमुख जो पॉइंट है, इनके बारे में हमने आज चर्चा की है। ठीक है, इन पॉइंटों का आप ध्यान से देखना और इन्हें अपने पाठ्य पुस्तक से एक बार रीड कर लेना और वीडियो को पूरा देखे, आधा अधूरा नहीं देखे। आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता, पूरा वीडियो देखे, बार बार देखे, पाठ्य पुस्तक रीडिंग लगे, इसे नोटबुक के अंदर उतारे और पूरा वीडियो देखकर जिसने भी पूरा वीडियो देखा है यस सर करके जरूर कमेंट करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।